कातिलों ने 4 कत्ल तो कर दिए थे, उनको 5 कत्ल और करने थे और जिनका उसे कत्ल करना था उसको वह मौके पर बुला भी रहा था, लेकिन 4 लोग मौके पर आ भी जाते हैं और वो उनसे बेहद बहस करने लगता है और उनका कत्ल करने लगता है, लेकिन वो उतना हावी नहीं हुआ था जितना उन 4 कत्ल करने वालों पर हो चुका था। अब जो सामने 4 थे, उन 4 के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और हालत यहाँ से ऐसी होती है कि वह भाग जाता है और इसके बाद इस घटना का गूंज पूरे पुलिस तक पहुँचती है, प्रदेश तक पहुँचती है और टीवी और अखबारों में प्रकाशित होती है। संभवतः है कि उस प्रदेश की ये सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना रही थी। एक व्यक्ति ने 4 कत्ल कर दिए थे, 5 कत्ल और करना बाकी था। उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था और जगह जगह उसके पोस्टर भी छपवा कर दिए गए थे। आखिरकार वो 5वें दिन पुलिस की सूझबूझ से मिल जाता है और पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और हत्या के कारण को जानने की जब कोशिश कर रही थी तो जिनका उसे कत्ल किया था उनका कोई गलती ही नहीं था। उसने जो उसको बेवजह ही मार दिया था, जिनसे वजह थी वो मार नहीं सका। मामला अदालत पर पहुंचता है और अदालत इस व्यक्ति को फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए तब तक यह इसके प्राण न निकल जाए। हालांकि उसके पूरे पास बचने के लिए अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति अभी कई रास्ते हैं, कई पड़ाव है। क्या पता वो फांसी के फंदे पर पहुंचे भी, या क्या पता हो सकता है कि लास्ट में आकर अदालत कहे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और हम इसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश के शहर जमशेदपुर की। और जमशेदपुर से 65 किलोमीटर दूर का एक थाना लगता है, कदमा थाना क्षेत्र। और कदमा थाना क्षेत्र का चिस्ता क्वार्टर नंबर 97 यहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड काम में काम करने वाला एक कर्मचारी जिसका नाम दीपक होता है। दीपक कई दिनों से वेब सीरीज देख रहा था और वेब सीरीज का नाम होता है पताल लोग। पताल लोग वेब सीरीज में एक त्यागी नाम का एक कैरेक्टर होता है। वो अक्सर किसी का कत्ल करता था तो वो हथौड़े से उसको मारता था और जब वो मारता था तब वो ब्लड बहते रहता था। तो ब्लड को बहते हुए वो बड़े गौर से, बड़े करीब से उसके आंखों में आंखें डाल के लाश को देखा करता था। तो उसको लगता था कि दीपक कुमार को भी क्यों ना उसको ऐसा ही करना चाहिए और ठीक उसने ऐसा ही किया। 12 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 5 बजे उठता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद फिर जब वो 8:30 बजे का वक्त होता है तो उसकी पत्नी आराम से इम्तिहान से बैठी हुई थी। उसको पता नहीं था कि शायद उसके पति ये ज़िंदगी की आखिरी बार, आखिरी मुलाकात हो रही है। उसकी पत्नी बैठी हुई थी, उसने तुरंत ही अपना हथौड़ा निकाला और अपनी पत्नी को उसने एक के बाद एक कई हथौड़े मारता और अपनी पत्नी को मौके पर ही मौत हो जाती है। एक कमरे में उसकी लाश रख दी जाती है और वो आराम से इतना फिर से वो सोचने लगता है कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए। दरअसल उसकी पत्नी की उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है और नाम उसका बीना कुमारी होता है। और इस व्यक्ति ने, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, उसकी उम्र 42 साल की होती है। अपनी पत्नी का पहला कत्ल करता है, उसके बाद थोड़ा इंतजार करता है। बड़ी बेटी जिसका नाम श्रवणी कुमार होता है, जो कि 16 साल की उम्र की होती है। छोटी सी बिटिया दिव्या जिसकी उम्र 10 साल की होती है, वो कमरे में आराम से इम्तिहान से सो रही थी। उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी और उन्हें कोई उठाने वाला भी नहीं था।
लेकिन जब दोनों बिटिया आराम से बेड पर सो रही थी, पिता उसके पास जाता है और उनकी जो शरीर पर हथौड़े मारता है वो बहुत ताकत से मारता है। दोनों बिटिया तड़पने लगती है और तुरंत ही वो तकिया उठाता है और तकिया उठाने के बाद अपनी अपनी दोनों बेटियों के चेहरे पर तकिया रखता है और जब उनका दम घुट जाता है तो वो वहाँ आराम से तमान से हट जाता है। अब उसने अपनी पत्नी का और अपनी दोनों बेटियां का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद सीधा अपने ससुराल लक्ष्मी नगर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर बड़े प्यार से अपने जो ससुराल वाले होते हैं उनको नमस्ते करता है, उनका आदर सत्कार करता है और जो भी उनके आदर सत्कार में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है उसके वक्त होती है। पूछा जाता है कि इतनी सुबह सुबह आने की क्या वजह है। वो बताता है कि आपके घर पर जो हमारी ज्वेलरी रखी हुई है उस ज्वेलरी को लाके दे दो। ज्वेलरी की कीमत लगाकर कुछ लाख की रुपये आसपास की होती है, क्योंकि उन्हीं की अमानत थी दामाद दीपक कुमार की, इसीलिए ससुराल वालों ने उनकी कोई ऐतराज़ नहीं किया और चुपचाप उठाकर उसको ज्वेलरी दे दी और उस ज्वेलरी को वो दे देते हैं। ज्वेलरी लेकर सीधा सोनार के पास जाता है और सोनार से कहता है कि इसकी कीमत आखिरकार कितने रुपये होगी। अक्सर जिस ज्वेलर के पास वो लेकर ज्वेलरी को जाता है वहीं से उनकी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ज्वेलरी बनवाया करता था, तो इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और सोनार कहता है कि जो इसकी कीमत है लगभग 45 लाख के आसपास है। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। वह व्यक्ति बड़ा सम्मान्य से दिख रहा था। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में अपनी बेटियों को 2 बेटियों का कत्ल कर दिया था, ससुराल जाता है, ज्वेलरी लाता है और सोनार के पास जाता है और लाख तक वहां से उठाता है। इसके बाद उसे जाना था घर जाने के लिए। उस घर जैसे ही घर पहुंचता है लगभग 10:30 बजे, पौने 10 बजे के आसपास, ठीक 11 बजे उसके घर पर उसी की छोटी बेटी होती है जिसका नाम दिव्या होती है, 10 साल जिसकी उम्र होती है। उसको पढ़ाने के लिए डेली एक टीचर आती थी और टीचर का नाम था रिंकी घोष। रिंकी घोष जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है अचानक ही इन दोनों के आमना सामना होता है, यानी कि दीपक कुमार जैसे ही रिंकी घोष को देखता है, देखते ही वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। उसके हाथ में धारदार हथियार होता है, चाकू होता है। उसकी जो ट्यूशन टीचर होता है उसको दिखता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी स्कूटी चाहिए। अब स्कूटी वाली बात आती है तो अभी तक वो लड़की कुछ भी नहीं पता था कि इस घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई है। तभी वो डर की वजह से वो एक कमरे में चली जाती है जिस कमरे में दोनों बेटियां बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जब वो जाती है तो उसके बाद फिर डर जाती है देख के, क्योंकि दोनों लाशें पड़ी हुई थी। उसकी चीख निकल रही थी। जैसे उसने जोर से चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तुरंत ही वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसका मुंह पर टेप लगा देता है और उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। और जब हाथ और पैर बांध रहा था इसी बीच में मौका मिलता है, हथौड़ी उठाता है और पूरी ताकत के साथ उस लड़की को, यानी कि टीचर को, उसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, उसको वो मार देता है। जब उसे मार रहा था, क्योंकि वो 2.5 साल से उसकी बिटिया दिव्या को पढ़ाने के लिए आ रही थी, ना जाने कब उस लड़की को देखकर, उस टीचर को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन टीचर तो मर चुकी थी और मरने के बाद उसकी अचानक ख्याल आता है कि क्यों ना इसके साथ गंदा काम किया जाए। मरी हुई टीचर के साथ वो गंदा काम करता है और जब उसे बिल्कुल तसल्ली हो जाती है, उसे सर्टिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी लाश को वो बेड के अंदर छिपा देता है और वहाँ रख देता है और पत्नी, 2 बेटी और बेटी की ट्यूशन टीचर इसके साथ वो लाश को छुपा के रख देता है। अब लगभग 11 बजे के आसपास है या उसके बाद 11:30 बजे के आसपास वो फ़ोन करता है अपने दोस्त को। दोस्त का नाम होता है नहीं, भांजे का फ़ोन उठाता है और भांजे का नाम होता है रोशन। रोशन से कहता है कि आज तुम्हारा जो था हमारे घर पर खाना है, खाना खाने के लिए आ जाइए।
तो कहते हैं कि ठीक है हम लोग आ जाएंगे, लेकिन 1 बजे तक जब नहीं आते हैं तो फिर दोबारा से फ़ोन उठाता है और फिर से करने के बाद कहता है कि तुम कहाँ पहुँचे। दरअसल उसका भांजा होता है जिसका नाम रोशन होता है, उसकी पत्नी आराध्या होती है और रोशन का शाला होता है अंकित, और रोशन की 1 साल की बेटी होती है। ये चारों लोग आते हैं और जैसे ही घर पर आने के बाद घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, तुरंत फ़ोन किया जाता है कि दीपक जी आप कहाँ पर हो? तो कहता है कि मैं तो घर के अंदर ही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत हो गई है। दरअसल 1 साल की जो लड़की थी उसने टॉयलेट कर दिया और टॉयलेट की वजह से गाड़ी में कुछ गंदगी फैल गई थी, साथ ही कपड़े भी खराब हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाथरूम में आ जाइए। और 1 साल की बेटी को लेकर आराध्या पहुंच जाती है और बाथरूम के अंदर अब वो सोनू नहीं, रोशन अपने साले अंकित के साथ बैठा हुआ था। इसी बीच में अचानक से उसकी वो हथौड़ी की याद आती है, क्योंकि उसका जो रोशन को मारना था, रोशन की फैमिली को भी मारना था। वो बैठक में जाता है और एक के बाद 2-3 हथौड़े उसको मार देता है रोशन को, लेकिन उतनी ताकत से, उतनी मजबूती से उसको नहीं मार पाता है जितनी मजबूती से, जितनी ताकत से उसको मारना चाहता था। और उसको जब वो घायल हो जाता है, लेकिन इसी बीच में अंकित जो होता है उसकी चीख पुकार निकल जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये बात उसकी पत्नी तक पहुंच जाती है। आराध्या अपनी बेटी को लेकर आती है और जैसे ही निकल रही थी तो उसकी बेटी को हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगते जरूर है, उतनी ताकत से लग नहीं पाते हैं जितना हो सकता था। विरोध कर रहे थे और मौका पाते ही चारों इस घर से भाग जाते हैं और उन्हें जो मौका मिल जाता है, दरअसल इन चारों का कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया। और एक और उसका बचपन का दोस्त होता है प्रभु, उसको भी मारना चाहता था, लेकिन वो उसको भी मार नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से वो भाग जाता है और उधर जो टीचर अपने घर पर वापस नहीं पहुँचती है। शाम 4 बज जाते हैं और ये लोग जो घायल हो चुके थे या हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे, इनको बिल्कुल नहीं पता था कि घर के अंदर किसी का कत्ल हो चुका है। इधर इलाज करा रहे थे। अब टीचर जो होती है, टीचर के माँ बाप, उसके परिवार जो लोग होते हैं, वो परेशान थे अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते। जब उसकी क्वार्टर नंबर 97 में पहुंचते हैं, तीस्ता रोड पर जाकर देखते हैं उसकी बेटी जो मिलती नहीं है, लेकिन जो घर के अस्त व्यस्त थी उसको देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी घर के सदस्यों ने एक एक जगह को देखना शुरू किया और बेटी को जैसे ही खोल के देखा तो बेड के अंदर उसकी बेटी रिंकी घोष की लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने जो आकर देखा, पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जो आकर देखा, तो उनकी जो रिंकी की घोष की जो थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और वो भी मरने के बाद हुआ था। आखिरकार उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। एक व्यक्ति ने आखिरकार 4 कत्ल कर दिए, 5 लोगों को मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था, क्यों नहीं मारना चाहता था, क्यों इनकी हत्या की थी, इसके पीछे कई तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहती थी। अब इसको ढूंढना चाहती थी, लाखों का इनाम घोषित कर देते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसको संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनको बहुत सारी बातें किया करते थे। उन लोगों के जो नंबर थे वो सरलता में लगा देते ताकि पुलिस को कहीं से कहीं ना कुछ मिल सके। आखिरकार पुलिस उसकी जो तलाश में जुड़ जाती है और 5वें दिन 16 अप्रैल की बात है, 16 अप्रैल 2021 को धनबाद का हीरापुर पुलिस लाइन लगता है। वहां पर उसने एक HDFC की शाखा होती है और HDFC की शाखा में मृत्युंजय, जो कि दीपक कुमार का भाई होता है, उसके खाते में सुबह 11:30 बजे के आसपास लगभग कुछ लाख की रुपये की रकम की जमा की जाती है। और जैसे ही की जाती है, मृत्युंजय कुमार के पास एक मैसेज पहुंचता है और ये मैसेज से बात पता चल जाती है कि पुलिस को कि इतना लाख रुपये कहां से आए। तुरंत ही पुलिस ने HDFC बैंक में संपर्क किया, फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये पैसे अपने इन खाते में कहां से डालें।
कहाँ से आए। व्यक्ति आया, तुरंत ही उस व्यक्ति का फोटो दिखाया जाता है, ये तो नहीं आया। बोला हाँ यही आया था, लेकिन अब तक तो बैंक से जा चुका है। अब पुलिस खुद को ठगा या महसूस कर रही थी, लेकिन करीब 2 या 3 बजे के आसपास दीपक कुमार फिर से इस बैंक में आता है और ये देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या ये वाकई इतने लाख रकम में खाते में पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंची है। ये अपना मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल तो कर नहीं रहा था। उसके बाद फिर पुलिस 2:30 बजे आती है और ये पहुंचता है कि बैंक मैनेजर होता है, किसी न किसी बहाने से इसको उलझा के रखता है। पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद लेके जाती है और उसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी दोनों बेटी और पत्नी और बेटी के ट्यूशन टीचर का कत्ल क्यों किया, बाकी 4 लोगों को तुम क्यों मारना चाहते थे। 5 के बारे में पुलिस को पता ही नहीं था कि एक 5वां जो था उसका दोस्त था प्रभु, उसको भी वो मारना चाहता था। आखिरकार पुलिस ने जब वो गिरफ्तार किया तो उसने ये बताना शुरू किया, उसने कोई पुलिस के सामने हिचक महसूस नहीं की, उसने अफसोस नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, तोते की तरह बोलने लगा। वो कहता है कि दरअसल उसका बचपन का दोस्त होता है प्रभु नाम, वो खर्चीला था, आयास किस्म का व्यक्ति था। उसको देखकर उसके मन में आता था कि खूब सारे पैसे कमाए जाए और उसे खर्चीला बनेगा और वो अयासीगिरी करेगा। इसीलिए अपने दोस्त के पास जाता और बातचीत करने लगता। दोस्त के बहकावे में आकर लगभग 45 लाख का उसके ऊपर कर्ज हो चुका था और वो अपने भांजे से बातचीत करता था, उसको बताता था, ऐसे कुछ वाहन वगैरह खरीदता था। और ये दौर था जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। उसने वाहनों पर लगातार टैक्स बढ़ाने लगे और जो बैंक का खर्चा था वो बढ़ने लगा, लेकिन वहाँ जो वाहन था उसे कोई इनकम नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में जो भांजा था रोशन, उसको वाहन दे देता है, लेकिन वाहनों से जब कोई इनकम नहीं हो रही थी तो दोस्त और भांजे की वजह से लगातार वो कर्जों में डूब रहा था। तब वो सोचता है कि क्यों ना अपने दोस्त और भांजे की हत्या करके वो हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाए। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ देगा तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाए भीख मांगेगा, इसीलिए उनका भी शायद सही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर दोनों बेटियों को मारता है और ये सब बात खुल कर जाएगी। ट्यूशन टीचर अचानक से आ जाती है, इसीलिए ट्यूशन टीचर को भी मार देती है और पूछा जाता है कि तुमने उसका रेप क्यों किया। तो वो कहता है कि मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैंने उसका रेप कर दिया। मामला अदालत पहुंचता है और अदालत पहुंचने के बाद अप्रैल 2024 में आखिरकार कोर्ट उसे फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाता है और कहता है कि इस व्यक्ति को जब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए तब तक इसकी प्राण न निकल जाए। जब ये घटना हुई थी तो इस घटना को पूरे झारखंड प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। जहां जहां तक इस घटना को गूंज फैली हुई थी वहां वहां के लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि एक व्यक्ति ने फिल्म देखकर, यानी कि वेब सीरीज देखकर, एक कैरेक्टर को देखकर उसने उसे हथौड़ा त्यागी होता है। उस कैरेक्टर को देखकर वो ऐसी अपनी ज़िंदगी में उस कैरेक्टर को रियल लाइफ में उतारता है, वो एक के बाद एक लगातार कत्ल करता चला जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आप भी झारखंड में रहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या आप भी झारखंड से हैं, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ। तो ये कहानी मुझे अच्छी खासी पता थी और आगे देखते हैं कि क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।